स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में मैंने सोशल स्टडीज़, बायोलॉजी और फिजिक्स के लिए वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने बताया था कि इन सब्जेक्ट्स को कैसे याद करें। सेपरेटली मैंने अलग अलग डेज़ में वीडियोस अपलोड किए थे। अगर आपने वो मिस कर दिए हों तो मैं यहाँ थंबनेल शो कर रहा हूँ, आप लोग वो ज़रूर देखिएगा। और आज के वीडियो में अपन शुरू करते हैं केमिस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट टिप। केमिस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट टिप्स बताने से पहले स्टूडेंट्स मैं आपको दो इंसिडेंट्स बताता हूँ जो कि बहुत ही दिलचस्प हैं और इंटरेस्टिंग है। ध्यान से सुनिएगा। आज से 30-35 साल पुरानी बात है। मेरा एक फ्रेंड था एक स्कूल में, मतलब मेरे स्कूल में नहीं था, वो दूसरे स्कूल में था। तो वो बताता था कि उनके स्कूल में एक टीचर हैं, जूनियर टीचर, जो 7th क्लास को 8th क्लास को पढ़ाते हैं और साथ में वो लैब असिस्टेंट का भी वर्क करते हैं। केमिस्ट्री लैब में वो असिस्ट करते थे सीनियर टीचर्स को। लैब के बारे में कोई भी प्रॉब्लम हो, प्रैक्टिकल्स के बारे में, तो वो स्टूडेंट्स के वो डाउट्स क्लियर करते थे। तो मेरे दोस्त का कहना था कि वो हैं तो लैब असिस्टेंट, जूनियर टीचर, बट उनको नॉलेज बहुत है, क्योंकि वो केमिस्ट्री जब टाइम मिलता था, जब अपने वर्क से, तो वो लाइब्रेरी में बैठ के केमिस्ट्री ही पढ़ते रहते थे। तो स्टूडेंट 12th पास करने के बाद मेरा जो फ्रेंड है वो कोचिंग की तलाश करने लगा कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कौन सी कोचिंग अच्छी है। तो वो देखकर दंग रह गया कि जो टीचर उसके स्कूल में जूनियर टीचर से लैब असिस्टेंट का वर्क करते थे, उनकी केमिस्ट्री कोचिंग बहुत बड़ी कोचिंग है और वहाँ बहुत रश लगा हुआ है, एडमिशन मिलना ही मुश्किल हो गया है। और आप सुन के ये हैरान रह जाएंगे कि उनके बैचेस सुबह 4 बजे से चलते थे और रात को 8 बजे तक बैचेस कंटिन्यू चलते रहते थे। तो वो देखकर दंग रह गया और उसको समझ में आ गया कि मतलब जो वो टीचर वहाँ पर एक जो वर्क करते थे अपना टीचिंग का और लैब असिस्टेंट का, साथ ही साथ में केमिस्ट्री के प्रति उनको बहुत लगाव था। तो वो इतना ऊंचे शिखर पर, सफलता की इतनी ऊंचाई पर पहुँच गए। स्टूडेंट, क्या हुआ कि मेरा जो फ्रेंड है उसने आगे अपनी क्वालिफिकेशन एडअप की, MSc अप्लाइड केमिस्ट्री में किया। अप्लाइड केमिस्ट्री की ब्रांच है, और उसके बाद PhD किया और दिल्ली के वो रेपुटेड साइंस कॉलेज में प्रोफेसर बन गया। अब स्टूडेंट, इन दोनों में आप देखें तो क्या असमानता है, पहले अनकॉमन क्या है कि जो वो मेरा फ्रेंड था वो क्वालिफाइड था, PhD था, और वो जो टीचर थे जूनियर टीचर, उनकी क्वालिफिकेशन अंडर ग्रेजुएट थी। तो दोनों की क्वालिफिकेशन में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। अब दोनों में कॉमन क्या है? पैसा। वो भी कमा रहे थे टीचर और उनका भी रिस्पेक्ट था सोसाइटी में, और मेरा फ्रेंड भी पैसा कमा रहा था, बहुत अच्छे ओहदे पर था, हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट, और उनका भी रिस्पेक्ट था। एक और जो कॉमन चीज़ है वो आपको ध्यान देनी चाहिए, वो क्या थी? एक जुनून, केमिस्ट्री के प्रति लगाव। आप सोचिए कि वो जो टीचर थे उनका केमिस्ट्री के प्रति इतना लगाव था कि उनको क्वालिफिकेशन की चिंता नहीं थी, वो अपनी नॉलेज बढ़ाते गए। जबकि मेरा फ्रेंड जो है वो क्वालिफिकेशन ऐड करके इतनी मेहनत करने के बाद उसको अपना ओहदा मिला और अपना जॉब मिला और जो भी पोजीशन मिली। तो यहाँ देखिए स्टूडेंट कि जो जुनून है दोनों में एक ही था। जुनून उसमें भी था मेरे फ्रेंड में, उसने क्वालिफिकेशन बढ़ाई और अपनी मंजिल प्राप्त की, और जुनून उन टीचर में भी था जो कि क्वालिफाइड इतने नहीं थे, लेकिन अपनी नॉलेज अपने खाली टाइम में लाइब्रेरी में बैठकर इतनी नॉलेज बढ़ाई, इतने डाउट क्लियर किया कि उन्होंने केमिस्ट्री को बिल्कुल डाइजेस्ट कर लिया। कोई भी डाउट उनसे पूछो तो एकदम वो बता देते थे। तो स्टूडेंट, इन इंसिडेंट से मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ कि केमिस्ट्री को जुनून चाहिए। केमिस्ट्री जुनून मांगती है। अगर आप में जुनून है तो आप केमिस्ट्री को बहुत अच्छे से कर सकते हो। उसके प्रति एंथुसियाज्म है, उत्सुकता है आपको, तो आप बहुत कुछ कर सकते हो केमिस्ट्री में। अदरवाइज आपको केमिस्ट्री बोरिंग लगेगी। अब स्टूडेंट्स, मैथ्स और फिजिक्स में क्या है? कॉन्सेप्चुअल स्टडी है, कॉन्सेप्ट्स हैं, मैथमेटिकल पोर्शन है, फिर एप्लीकेशंस है। लेकिन केमिस्ट्री में उल्टा है, पहले आपको याद करना पड़ेगा, फिर वो कॉन्सेप्ट अप्लाई होंगे, फिर थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स हैं। ज़्यादा न्यूमेरिकल पोर्शन उसमें, मैथमेटिकल नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा पोर्शन क्या है उसमें? याद करने का। देखिए, बिल्कुल सिंपल सी बात है, आपको सिंबल्स याद होंगे, एलिमेंट्स के सिंबल्स, सोडियम क्या है, पोटेशियम क्या है, क्लोरीन क्या है, हाइड्रोक्साइड क्या है, ये सिंबल्स अगर आपको याद होंगे तो ही उनकी फार्मूला मेकिंग कर पाओगे। तो मतलब क्या हुआ? पहले आपको सिंबल्स याद करना है, फिर फार्मूला कैसे बनाना है उसका कॉन्सेप्ट याद करना है। तो मतलब पहले आपको याद करना पड़ेगा, फिर आपको कॉन्सेप्ट पे आना पड़ेगा। तो यहाँ पर रटना है, याद करना है सिंबल्स को। तो स्टूडेंट, सबसे पहली बात, जो पहला टिप मैं आपको देना चाह रहा हूँ कि अपने डोर पे, अपने वॉल पे जो लिस्ट, मतलब आपके जो बुक में लिस्ट दी हुई है एलिमेंट्स की, सिंबल्स की, वो लिस्ट आप लगा लीजिए। आते जाते आयरन का सिंबल Fe, मैग्नीशियम का Mg, फास्फोरस का P, ऐसे करके इसको याद करते रहिए। देखिए, याद करना क्यों ज़रूरी है? मैंने देखा है कई बच्चे क्या गलती करते हैं, उनको लगता है कि सभी एलिमेंट्स का इनिशियल लेटर ही उसका सिंबल है, जबकि ऐसा नहीं है। कुछ एलिमेंट्स हैं जिनका इनिशियल लेटर, जैसे फास्फोरस
बी, सल्फर एस, एल्यूमिनियम एल। तो उनका इनिशियल लेटर है, लेकिन कुछ ऐसे भी सिंबल्स हैं जो इनिशियल लेटर से स्टार्ट नहीं होते। सोडियम एस से स्टार्ट होता है, Na। आयरन Fe उसका सिंबल है, लेकिन आयरन IRON। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है और उनको अच्छे से याद करना है, ताकि आप स्कूल में, एग्ज़ाम में, टेस्ट में ये गलती ना करें कि उनका सबका इनिशियल लेटर ही लिख रहे हैं। अब स्टूडेंट आते हैं अपन 9th क्लास की केमिस्ट्री कि उसको कैसे करें। सबसे पहली बात, हर दफ़ा मैंने बताया, हर बार आपको बताया कि आपको डायरेक्ट रिफ्रेशर पे नहीं आना है। पहले NCERT के कॉन्सेप्ट्स और जो भी उसमें थ्योरी पोर्शन दिया है उसको अच्छे से याद करना है, उसके बाद आप रिफ्रेशर पे आ सकते हैं। तो NCERT से अपने नोट्स, बार बार मैं आपको जोड़ देता हूँ, अपने लिखे हुए नोट्स एग्ज़ाम में जल्दी रिकॉल होते हैं, तो आपको अपने नोट्स बनाने हैं। अब केमिस्ट्री को हम आसान कैसे बनाएं 9th की। देखिए, अधिकतर बच्चे 8th से जो 9th में आते हैं केमिस्ट्री से तो घबरा ही जाते हैं कि ये क्या है, समझ में नहीं आ रहा। मैटर, इज मैटर प्योर, एटम, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो देखिए, ये जो भी 4 चैप्टर आपके कोर्स में हैं, मैटर, इज मैटर प्योर, एटम्स एंड मॉलिक्यूल, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इनको 2 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। टोटली 2 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए और अपनी समस्या को थोड़ा छोटा बनाइए। कैसे? मैटर और इज मैटर प्योर कनेक्टेड है आपस में। मैटर, इसमें सिंपली बताया गया कि मैटर क्या है, विच ऑक्यूपाइज द स्पेस। इज मैटर प्योर, प्योरिटी के बारे में बताया गया, और कुछ लॉज हैं इंपॉर्टेंट इसमें जो आपको याद करने हैं, और कुछ डेफिनेशन से याद करनी है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, इस तरह की। तो ये हो गया थ्योरी पोर्शन। तो पहले 2 चैप्टर थ्योरी बेस्ड हैं, खाली आपको याद करना है। तो इन दोनों को मिला के आपका एक पार्ट हो गया, पार्ट 1 मैटर एंड इज मैटर प्योर। दूसरे पार्ट पे आते हैं, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में क्या बताया कि स्मॉलेस्ट पार्ट एटम होता है मैटर का, और 2 एटम, 3 एटम मिलके एक मॉलिक्यूल बना सकते हैं। एटम छोटा पार्ट, मॉलिक्यूल बड़ा पार्ट। तो ये कॉन्सेप्ट्स आपको याद करना है। फिर स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आते हैं, तो एटम की डीप स्टडी दी हुई है कि एटम के अंदर क्या है, एटम किससे मिलकर बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। तो ये कॉन्सेप्ट्स आपको याद करने, और उस चैप्टर में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मिलेगी। स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो है इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वो आपको डायरेक्ट 10th, 11th, 12th को कनेक्ट करता है, मतलब आगे तक काम आता है। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है इस केमिस्ट्री का। अब स्ट्रक्चर ऑफ एटम में क्या मिलेगा आपको, वैलेंसीज की वैलेंसी क्या होती है, कंबाइनिंग कैपेसिटी। जब एलिमेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं, मिलके एक कंपाउंड बनाते हैं, तो उनके अंदर अपनी अपनी कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है। दैट डिपेंड्स ऑन द ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कि ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसा है, इलेक्ट्रॉन जो दे रहा है या इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो ये सब चीज़ें आपको कॉन्सेप्चुअल है। तो देखिए, आपने याद करना स्टार्ट किया, पहले लिस्ट बनाई सिंबल्स की, अब आपको आ गया क्या, फार्मूला बनाना। मान लीजिए आपने सोडियम को याद किया, Na, क्लोरीन Cl, दोनों को मिला के क्या बन गया, सोडियम क्लोराइड। तो फार्मूला मेकिंग कॉन्सेप्ट्स अब आपको आसानी से याद होंगे, क्योंकि आपको वैलेंसीज भी याद हो गई, सिंबल्स के एलिमेंट्स के सिंबल्स भी याद हो गए, एलिमेंट्स के सिंबल याद हो गए, वैलेंसीज याद हो गई। तो एक क्रिस क्रॉस मेथड होता है कि इसके इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, इसके इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, और एक फार्मूला बन जाएगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3। एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3, ऑक्सीजन की 2, एक दूसरे को क्रिस क्रॉस हो गए, Al2O3। तो ये कॉन्सेप्ट्स आपको लास्ट चैप्टर में करने हैं। पहले आपको याद करने का पोर्शन है, फिर आपके कॉन्सेप्ट्स हैं। तो स्टूडेंट, कहने का मतलब ये हुआ कि 9th की केमिस्ट्री को आपने बिल्कुल कॉम्पैक्ट कर दिया, इजी बना दिया। अब की बार आप क्या करेंगे, जो लिस्ट आपने सिंबल्स की बनाई है उसके साइड में अब आपका ये चैप्टर हो गया, तो वैलेंसीज लिखना शुरू कर दिए, +3, -2, -1, +1, वैलेंसीज भी लिख लेंगे। तो आते जाते आप वैलेंसीज और जो सिंबल्स, फिर उनके कंपाउंड्स की प्रैक्टिस आपको करनी है। तो लिखने से आपको जी नहीं चुराना है। जैसे आपको मैग्नीशियम क्लोराइड बनाना है, मैग्नीशियम की वैलेंसी +2, क्लोरीन की -1, तो क्रिस क्रॉस मेथड होता है, इसकी वैलेंसी इधर, इसकी वैलेंसी उधर, MgCl2, बाय ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कंपाउंड फॉर्म। कंपाउंड जो फॉर्म होते हैं कैसे, आपस में इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफरिंग होती है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, तो आपको लिखना पड़ेगा। जब फार्मूला मेकिंग आप करें तो लिखने में बिल्कुल आलस नहीं करें, बोल के फार्मूला नहीं याद करें। फार्मूला मेकिंग कैसे करें, लिख लिख के याद करें। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH ट्वाइस KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये फार्मूला मेकिंग में आप बिल्कुल आलस नहीं करें, लिख लिख के याद करें। तो स्टूडेंट, इन इजी टिप्स को आप फॉलो करके अपनी केमिस्ट्री बहुत ही स्ट्रांग कर सकते हैं। और भी कोई डाउट हो आपको तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए,
और जल्दी ही मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए।